बस एक दो चीजें और हैं। क्यों पेपर में आया था क्या कुछ? हाँ, तो वो तो मैं बता दूंगा, तो उस दिन लाना, पहले ही बता दिया कि वो क्यों नहीं आ रहा है अनीस खाई के पेपर। चलो कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? पढ़ते हैं पहले, कहाँ तक पढ़ाया था ये बताओ। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। कितने क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने? 6। अरे करा दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहा है। बनाओ जल्दी से। चलो करें बच्चों। कभी भी बेंजीन के अंदर कुछ भी लगा रहेगा तो उसे ऐसे पढ़ा जाता है पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 0, यहां 2 और यहां 0। तो यहां पर ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड चला गया, ये O नेगेटिव चला गया, ये हमारा H आ जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? और ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे रहेंगे? एज इट इज। ये समझ में आया? ये हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां। क्लियर है? उसके बाद अब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज को आप बेंजीन में घुमाओगे, पूरे पॉजिटिव चार्ज को आप बेंजीन में घुमाते हो तो इसके अंदर ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये खाली, तो ये भरा, तो ये खाली। ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, O नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां पर फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा तो यहां पर ये ऐसा, ये हमारा ऐसा आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड CH और ये O नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद में पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, ये यहां कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये H। बच्चों इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ स्ट्रक्चर और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, यही होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी सबसे पहले नॉन पोलर, ये दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होती है। तो स्टेबिलिटी फर्स्ट और फिफ्थ की कैसी होगी, बराबर।
उसके बाद सेकंड और थर्ड रूल नहीं लग रहे हैं, सीधे फोर्थ रूल लगेगा, सेकंड और फोर्थ, उसके बाद थर्ड, ये कहानी बन रही होगी। नेक्स्ट ये देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर ये वाला, देखो इसको क्या कहा जाता है ना बच्चों, इसको पाइरोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पाइरोल, है ना। और इसको क्या कहा जाएगा? पिरिडीन। ये दोनों याद रखना, क्यों बताएं, काम आएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये समझ गए बेंजीन वाले कैसे करने हैं? बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है, बेंजीन के लास्ट वाले पाई बॉन्ड से देख लो वो क्या कर रहा है, फिर पूरी रिंग में घुमाओ, वापस भेज दो। समझ में आया? यहां पर अब ये बेंजीन टाइप नहीं है। अब इसमें ये देखो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है इसके अंदर? नाइट्रोजन का लोन पेयर। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, तो अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमारा ऐसा जाएगा, ये हमारा ऐसा चला जाएगा, ये हमारा ऐसा चला जाएगा, तो यहां पर ये नाइट्रोजन, ये ऐसा, ये नेगेटिव, और ये हमारा ऐसा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद ये हमारा ऐसा, बोलो। उसके बाद अब बच्चों एक बात समझो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं इस पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसा, ये अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर ये हमारा ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसा। अब ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो गया, तो ये हमारा NH, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा और ये ऐसा। अब बच्चों लास्ट क्या बन जाएगा? ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसे दे देगा, सेम बन जाएगा। तो ये हमारा NH, ये हमारा ऐसा। अब ये और ये अब आइडेंटिकल है, तो एक ही काउंट होगा। अगर मेरे से पूछा जाए पाइरोल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप आंसर दोगे 5। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये थोड़ा याद सा भी रखना है, काम आएगा ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। स्टेबिलिटी बताओ। 6 तो सेम है। यहाँ पे बेंजीन में पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज है, यहाँ पोजीशन चेंज है ही नहीं। तो बोलो आ रहा है? अब यहां पर सबसे पहला रूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। सेकंड और थर्ड रूल नहीं लग रहे तो सीधे फोर्थ रूल लग रहा है। अरे समझ आ रहा है? अगर हमारा सेकंड और थर्ड रूल नहीं लग रहे हैं, फोर्थ रूल लग रहा है, तो यहां पर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? थर्ड और फोर्थ बराबर हो जाएगी। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड और फिफ्थ। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिरिडीन है बच्चों। बेंजीन और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। अब यहां पर थोड़ा सा मेरी बात को समझना। ये दिया हुआ है ना? अब ये दिया हुआ है तो यहां पर पहले से जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा, अगर वो अनहाइब्रिडाइज्ड भी हो गया तब भी वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में पड़ा होगा, क्योंकि अगर ये px हुआ तो ये py या pz होगा, py या pz होगा, डेट मींस परपेंडिकुलर होगा, ये पक्की बात है। और अगर ये लोन पेयर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना होगा ही नहीं।
रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, तो चाहे आप बेंजीन ले लो चाहे आप पिरिडीन ले लो, एक ही बात है। और एक ही बात है तो इसका बस एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन जैसा ही। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये वाला। समझ गए क्या कहा मैंने? समझे आप? तो पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता। और क्यों नहीं करता? परपेंडिकुलर पड़ा रहता है। बात समझ में आया? पहले इतना लिखो। लिख लिया? थर्ड और कहां से बन रही है? पॉजिटिव नेगेटिव की दूरी कम है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की दूरी ज्यादा है। किस में? किस में? फिफ्थ में? यहाँ पर कैसे वही कंडीशन बन रही है? यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इसको दिया जा रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो था अगर वो रेजोनेंस करता तो ये नाइट्रोजन के साथ में कुछ कर सकता था। यहाँ पर तो मैंने पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन को दे दिया। यहाँ पर ऐसा थोड़ी, यहाँ पर पहले से नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन तो था ही ना, पहले वो शेयर्ड था उसने खुद ने ले लिया। यहाँ पर तो इसको नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो वो बना थोड़ी पाएगा क्योंकि उस पर जगह ही नहीं है लेने के लिए। चलें? देखो इधर BF3, इससे बात करते हैं बच्चों। आपको ये चमकना चाहिए कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, याद कर लो। समझ में आ रहा है? और बोरॉन के पास अगर हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा
तो यहां पर जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के पास तो कंडीशन होती है कि भैया अनहाइब्रिडाइज कर लो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन जैसा ही तो हो गया, जो मैंने सिक्स्थ रेजोनेंस सिखाया था वैसा ही हो गया। तो यहां पर ये हमारा बी डबल बॉन्ड एफ, ये एफ और ये एफ, ये फ्लोरीन पॉजिटिव है और ये फ्लोरीन नेगेटिव है। आ रहा है? क्लियर है? समझ गए? तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक में एक ही तरीके से फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किससे? बैक बॉन्डिंग के थ्रू, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अरे आ रहा है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो एक इससे हुआ, दूसरे से भी यही काम हो सकता है, तो बी डबल बॉन्ड एफ, बाकी सेम हो जाए, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। बाकी एक और भी बन सकता है, एक और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड एफ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये नेगेटिव पॉजिटिव, लिख लें। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे? फर्स्ट, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो नॉन पोलर सबसे ज्यादा स्टेबल, तो हमें उसी को आंसर देना पड़ेगा। फर्स्ट के बाद फोर्थ, ये तो एक जैसे हो गए, लिख लें। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला, तुम ये बताओ। खत्म हो गई बात, बस। सिर्फ बैक बॉन्डिंग ही ऐसा केस है जिसमें फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। और बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, मींस लोइस एसिड बेस इंटरेक्शन। और कौन सा लोइस एसिड बेस इंटरेक्शन? इंट्रामोलिकुलर। थोड़ा दिमाग अपना तेज चलाओ। चले क्या? बेरिलियम और हाँ, उसमें बेरिलियम बोल सकते हैं हम, बेरिलियम का होगा, बेरिलियम होगा। चले आगे? अरे लिख लिया। चलो बच्चों, नेक्स्ट तो ये हुआ रेजोनेंस। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो आज घर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना और अच्छे से समझ लेना। समझ में आया ना? क्योंकि रेजोनेंस के बिना तो ऑर्गेनिक चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस ऐसा होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको रेजोनेंस, और मैंने आपको सिखाया भी ऐसे ही है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो कहीं ना कहीं कमी है, आप फिर से कॉपी खोलो, फिर से रिकॉर्डिंग देखो, 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखो, आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, फॉर साइक्लिक सिस्टम्स ओनली। ठीक है, एक बात बता रहा हूं मैं, समझना, बाद में लिख लेना। जैसे ये डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज्ड कहा जाएगा। डीलोकलाइज मतलब घूमना इधर उधर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज्ड। और ये डबल बॉन्ड है, ये रेडिकल है, ये क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? अब
ये ऐसा लिखा है और ये ऐसा है। अगर साइक्लिक कंपाउंड और पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पर, तो ये लोकलाइज्ड होगा, ये कोई रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? तो ये कोई रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरीके से ये हमारा ऐसा है और नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा? ये लोकलाइज लिखें। लोकलाइज्ड मतलब कोई इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस हो रहा है दैट इज डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस नहीं हो रहा दैट इज लोकलाइज्ड। स्टार्टिंग से रिवीजन करना है, समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर हर दिन रिवीजन करना है, फिर आपका क्वेश्चंस भी बनेंगे। लिख पाए? नेक्स्ट, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी लिखो, एरोमेटिसिटी लिखो। कंपाउंड्स हैविंग cyclic conjugation, compounds having cyclic conjugation of 4n plus 2 pi electrons, where n is 0, 1, 2, 3, 4 etc. are called aromatic compounds, are called aromatic compounds, and this rule is known as Huckel rule, Huckle, and this rule is known as Huckel rule, Huckle, Huckel rule। देखें जरा, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहा जाएगा? सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। बच्चों साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब पता है क्या है? आप एक जगह से कॉन्जुगेशन स्टार्ट करो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड, पूरी साइकिल में घूम लिया मैं, कहीं पे भी कॉन्जुगेशन में मुझे रुकना नहीं पड़ा, पूरे में कॉन्जुगेशन है, दैट इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कितने पाई बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन करने के लिए? 3। एक पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 6। इसका मतलब ये जो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, where n
की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसी होगी, तो 4n प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा 1 आ रहा होगा। तो n की वैल्यू ये समझ में आया, 4n प्लस 2 इक्वल टू 6। कितने पाई बॉन्ड्स घूम रहे हैं 3, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, लिख लें। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कंपाउंड को क्या कहा जाएगा एरोमेटिक। तो हम बेंजीन को आज से क्या कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, लिख लें। चलें, लिख लिया, चले आगे। देखो नेक्स्ट लिखो एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी लिखो। कंपाउंड्स हैविंग cyclic conjugation, compounds having cyclic conjugation of 4n pi electrons, where n is ये, यहां n जीरो नहीं हो सकता, are anti-aromatic compounds, are anti-aromatic compounds। देखो इधर जैसे ये है, ठीक है, इसमें भी ऊपर की 3 कंडीशन तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की सेम होती हैं, साइक्लिक, प्लेनर और साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n पाई। आप सोचो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड, तो 4n इक्वल टू कितना 4, n इक्वल टू कितना आ रहा है 1। यहां पर जो n होगा वेयर n इज, समझ पा रहे हैं, लिख लें। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए शुरुआत की 3 कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। पहली कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक ही नहीं है तो ना तो वो एरोमेटिक होंगे ना वो एंटी एरोमेटिक होंगे। भाई रोल, चले आगे, देखो एक लाइन, कंपाउंड्स 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 which are
which are neither aromatic nor anti-aromatic are non-aromatic है ना. नेक्स्ट लाइन लिखो. aromatic compounds are extra stabilized while anti-aromatic compounds are extra destabilized बच्चों स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की होगी, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की होगी, उसके बाद एंटी एरोमेटिक की होगी. लिख लें. क्लियर चल रहा है? क्वेश्चन करते हैं. आइडेंटिफाई नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं.
लाइट लंबी गई है क्या? ये बच्चों को लाइब्रेरी से ऊपर पहुंचा दो, इसकी लाइट और बंद करवा दो, थोड़ी और कम ही चले। उससे भी 5-10 मिनट ही चलेगा वैसे तो। करें? आंसर की में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना केमिस्ट्री की? लग रहा है तुमको? हाँ तुमको तो लग ही रहा होगा। हाँ नहीं, मैं कब ये मैंने ये बोला? ये तो तुम ऐड कर रहे हो। मैंने बोला कि तुमको लगना चाहिए। बताना जरा कौन सा क्वेश्चन लग रहा है तुमको? हाँ 56। पेपर तो आसानी है। क्या कह रहा है ये 56 में? देखना जरा। पहला ऑप्शन तो ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। XgO4 PH3 ASH3 SbS3, ये तो ड्रैगोज है तो ये तो सही है ना। अब इसके अंदर NO2 पॉजिटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये sp2 है, NO3 नेगेटिव। परफेक्ट ज्योमेट्री होती है ये भी, 120 डिग्री होगा, ये 180 होगा, 120। और NO2 नेगेटिव ऐसा होता है 120 से कम आएगा, है ना, तो ये भी सही दिखता है। CO2 की अगर हम बात करते हैं तो ये sp, ये sp2 आ रहा होगा, CO3 डाई नेगेटिव एक जैसा आएगा ये भी, और ये 109 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस, तो ये भी सही है। तो HgF2 ये 180 है। अरे 1 मिनट रुको तो मैं करूं तो। अब ये परफेक्ट होगा 109 डिग्री, और XeO3 107 के करीब आएगा। ये गलत हो गया ना, थर्ड आंसर होना चाहिए। क्या दिया है? सही है फिर, है ना। हाँ बताओ। हाँ वही 90 तो तुमने क्लियर कर दिया। हाँ तुमने इसका आंसर कीजम लगा, वो लगाया हुआ लंदन, है ना, गलत है, लंदन नहीं लगाना था। इनर्ट गैस पानी के अंदर जाएगी तो मैंने आपको बताया होगा, पानी के अंदर और पानी और इनर्ट गैस के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा?
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला, क्योंकि पानी तो खुद डाइपोल है और नोबल गैस इंड्यूस डाइपोल हो गया, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, डेट इज डिबे। तो डिबे आंसर होगा, ना कि लंदन होगा। समझ गए? कोई भी चीज किसी के अंदर अगर डिसॉल्व होती है तो वो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखा जाता है, ना कि नोबल नोबल गैसेस के बीच में। ये ही इसलिए था। 71 ऑल द थ्री कंपाउंड्स हैव बॉन्ड्स दैट आर मेनली आयनिक। देखो एक बात बताओ, फर्स्ट तो आयनिक होना नहीं है, ओ फर्स्ट तो कोवेलेंट हो गया CCl4, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब थर्ड नहीं हो सकता, अरे नेग्लेक्ट कर लो ना, क्योंकि थर्ड में BF3 कोवेलेंट होता है, NH3 कोवेलेंट होता है। फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि SO2 कोवेलेंट होता है। एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड। अरे तो तुम दिमाग क्यों 5 से क्यों जाना है इसमें? इसमें 5 से तुम 5 एग्जैक्ट ये थोड़ी बताता है कि आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा परफेक्टली आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा, ये कहां बताता है? तो अगर तुम अकेले 5 से जाओगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हो गया बस? हाँ बताओ। 84, हाँ इसका शायद आंसर गलत है। O2 नेगेटिव है ना ये। O2 नेगेटिव को क्या कहा जाता है यार? ये चला जाएगा। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में आप सोचो ऊपर वाला, ऐसा ऐसा, समझ गए? तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को काटेगा, ये 2 कट गया, ये 1 कट गया, तो जो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है उस 1.5 में O2 नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता और O2 पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचता है N2 नेगेटिव, तो N2 नेगेटिव में ये होगा, फिर ऊपर ऐसा ये होगा, तो यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग से पाई बॉन्डिंग कटेगा। क्लियर है? तो 1.5 पाई और 1 सिग्मा होगा N2 नेगेटिव के अंदर। अरे उसका एंटी बॉन्डिंग उसके बॉन्डिंग को काटता है, यही तो सिखाया था, तो वही लॉजिक है। अब यहां पर N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव में ये हो जाएगा, तो इसका आंसर N2 पॉजिटिव होगा। क्या दिया है? हाँ N2 पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन जिस लॉजिक से मैंने बताया था उससे कर लो, आसानी से हो जाएगा। In O2 negative, O2 positive, the magnetic behavior not changed. सही है? Unpaired electron. In N2 positive, N2 negative, ये भी सही है। If Z axis is the internuclear axis, the px orbital of one atom and dxy, px और dxy थर्ड होगा। अरे तो इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बन सकते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग ही बनेगा, ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि सेम फेज ओवरलैपिंग है कि अपोजिट फेज ओवरलैपिंग है। आंसर थर्ड होगा। और कोई डाउट? हाँ फर्स्ट मतलब ये कर लेना चाहिए था। किसमें? पीएक्स वाले में क्यों? जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ऐसा हुआ। जेड एक्सिस अगर ऐसा हुआ तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस ये है और एक्स वाई एक्स एक्सिस, ये इसको ऐसा लिख लो ना, ये एक्स ये वाई लिख लेते हैं, सॉरी इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये जेड है ये वाई है ये एक्स है, तो पी एक्स तो ऐसे ही आ रहा होगा इसके अबाउट। पी एक्स अगर ऐसे ही आएगा तो एक्स वाई सही बोल रहे हो, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, नो बॉन्ड नो ओवरलैपिंग, सही है।
समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों बोनस में क्यों जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट है ना, जो बोल रहा है वो सही नहीं है ना, तो थर्ड हो गया ना आंसर, ये बोनस में नहीं जाएगा। देखो एक बात बताओ, सारे ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं एफ ब्लॉक के, बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। बस, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 के लिए चार्ज तो सब पे +3 है, साइज देख लो तो 46, तो इसमें साइज सबसे बड़ा होगा लैंथनम का, नहीं लूथेटियम का, नहीं, लूथेटियम का साइज सबसे छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है ना एफ ब्लॉक का, साइज सबसे छोटा तो 5 सबसे ज्यादा, 5 सबसे ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और यहां पर सबसे ज्यादा जो होगा वो मुझे लगता है सेकंड होगा, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा होगा तो 5 सबसे कम, 5 सबसे कम तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये होगा। 49 आसान है, देखो इधर C2 2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, C2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3, और ये हमारा ये ऐसा लिखा होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में इज और आर करेक्ट, फर्स्ट तो गलत हो गया, अरे फर्स्ट गलत हो गया। अब ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप देखते हो, C2 2 नेगेटिव होगा ना, N2 जैसे ही हो जाएगा एग्जैक्टली। इसके अंदर ये O2 नेगेटिव होगा, डेट इज सुपर ऑक्साइड, ये O2 2 नेगेटिव होगा, ये तो चेक कर सकते हो, OO बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका 1.5 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो OO बॉन्ड लेंथ इन KO2 इज मोर देन दैट इन, ये भी गलत है, अरे समझ में आ रहा है? उसके बाद फैन बंद करो, BaO2 O2 2 नेगेटिव विल बी मोर देन, ये सही है, थर्ड वाला सही है, अरे समझ में आया? O2 2 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया उसका, क्लियर? ये कहानी बन जाएगी, ये लो, चलो आगे चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो घूम सकता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, हाँ कौन सा? बिल्कुल गलत है,
देखो बच्चों, ये हमारा साइक्लिक ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, इसमें कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट कुछ है ही नहीं ना, तो ये भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये वाला देखो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 6 10 14 18 दैट इज एरोमेटिक, 4 8 12 16 20 दैट इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? अरे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4n+2 और 4n ऐसे ही तो आएगा, 4n+2 और 4n। अब इसके अंदर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज एंटी एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं क्या? 2 6 में, हाँ तो ये 4 है ना, तो सही तो लिखा है, 4 8 12 16 20 24, 4 का मल्टीपल चलेगा तो एंटी एरोमेटिक, ये चलेगा तो एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट वैकेंट ऑर्बिटल ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। समझ गए बच्चों? कभी भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन से, सिर्फ और सिर्फ किससे है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन से। तो कभी भी डबल बॉन्ड O दिखे तो डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख लिया करो, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड। समझ गए? हमारा लेना देना सिर्फ इससे है, कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हमेशा ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा, अगर बॉन्ड वाले, ये पॉजिटिव कैसे आया है, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही तो किसके हैं। नेक्स्ट, एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है तो कुछ नहीं होगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। क्लियर है? ये नॉन एरोमेटिक। यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं है, ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। बिल्कुल गिनते हैं, इतनी देर से तो गिन रहा हूं, जो घूमेगा वो पाई में गिना जाएगा, और नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव घूमेगा लेकिन उसका 0 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे। यहां पर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना, एंटी एरोमेटिक। यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितना, एंटी एरोमेटिक। बच्चों इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। यहां पर आप ना कॉन्जुगेशन कर दिया करो, ठीक है, कॉन्जुगेशन कर दिया। अब देखो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, यहां पर भी सेम, ये भी क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना, एरोमेटिक। अरे बोलो, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक। ये भी इतना समझ में आया सभी को? 18th में क्या है, देखो जरा, अगर हम 18th की बात करते हैं तो 18th को पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो आप क्या करो कि पॉजिटिव चार्ज को
ऐसा कर लो तो ये जैसे ही तो बन गया, रेजोनेंस करके बस फिर कॉन्जुगेशन करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे। यहां पर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं, नॉन एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक। अब मेरी एक बात को समझना, नहीं होगा। ये कितने मेंबर रिंग है? 6 नहीं 7। अरे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मोर देन 6 मेंबर रिंग हो, मोर देन 6 मेंबर रिंग हो, और मोर देन 6 मेंबर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के कारण एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहता ना, हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन वो काम हर जगह नहीं हो पाएगा। इंडिपेंडेंटली मोर देन 6 मेंबर रिंग हो, 6 मेंबर नहीं, मोर देन 6 मेंबर, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर हाइब्रिडाइज से अनहाइब्रिडाइज हो सकता है, तो अनहाइब्रिडाइज से हाइब्रिडाइज भी तो हो सकता है। आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो नो रेजोनेंस, और नो रेजोनेंस तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अरे कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। ये कहानियां सिर्फ एंटी एरोमेटिक में चलेंगी। और मोर देन 6 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के कारण सिस्टम कैसा हो रहा हो? एंटी एरोमेटिक। तो वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये सिर्फ कहां पर हो पाएगा? मोर देन 6 मेंबर रिंग वाले में। जैसे कि इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी एंटी एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक, और इसमें भी एंटी एरोमेटिक ना होके, अरे बोलो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6, और एरोमेटिक हो रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहां पर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? ये कैसा बच्चों? टफ शेप सिखाया था, तो नॉन एरोमेटिक। क्लियर? आप आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि इस जैसा सारे स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाएंगे, ये वाला सिखाया था मैंने। 30 की बात करो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? एरोमेटिक। ये फिर सिखाया था, नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाएगा किसके कारण? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन जल्दी से, समझ पा रहे हैं?
लिख लिया? चलें? लिख लिया होगा? हटाऊं? और क्वेश्चंस करते हैं।
करें। करें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कारण वो नॉन प्लेनर जा रहा था, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का खत्म ही हो गया, चारों बॉन्ड बन गए। यहाँ इस कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब प्लेनर होगा। इतना पार्ट नॉन प्लेनर बना रहने दो, जितने पार्ट में मुझे साइक्लिक कॉन्जुगेशन करना है वो तो पूरा प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। समझ गए? इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? आंसर एरोमेटिक। अब बच्चों मेरी एक बात को समझो, मैंने आपको जो हकल रूल सिखाया था ना एरोमेटिक के लिए, वो पेरिफेरल रेजोनेंस के लिए वैलिड है अगर एक से ज्यादा रिंग है तो। पेरिफेरल रेजोनेंस का मतलब समझते हो? बाउंड्री टू बाउंड्री। ये बात समझ में आया? मतलब अभी तो हम एक एक रिंग की बात कर रहे थे, एक से ज्यादा रिंग होंगी तो हम सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन लूप लेंगे। सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन लूप लेंगे। सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन लूप मतलब सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन जहां पर भी साइकिल में प्रेजेंट हो। तो हम यहां पर सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन तो यही दिखता है मेरे को, अरे यही दिखता है, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्लियर है? यहां पर सबसे बड़ा पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, सब पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक। समझ गए? बाद में लिखना, पहले समझ लो यार। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे यहां से स्टार्ट किया तो ये पूरा कॉन्जुगेशन लूप सबसे बड़ा लेना है, चाहे वो कुछ भी आए आंसर। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट 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 पाई बॉन्ड, वापस आ गए। ये पाई बॉन्ड 2 बार गिन रहा है, तो ऐसा नहीं है इसको 2 बार काउंट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट एक ही बार होगा। समझ गए क्या कहा? ऐसा नहीं है 2 बार काउंट होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्लियर? कुछ भी करता रहे, काउंट एक ही बार होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 समझना। बच्चों मैंने क्या कहा आपसे? सबसे बड़ा पी मतलब कॉन्जुगेशन लूप का मतलब सबसे बड़ा साइक्लिक कॉन्जुगेशन जहां पर भी हो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है अगर एक से ज्यादा रिंग है तो। जैसे ये है, इसके अंदर ये दिख रहा है, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पूरा। इस पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं होगी। क्लियर है? इस पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं होगी। अरे आई नहीं रहा ना वो कॉन्जुगेशन में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3, हाँ 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। समझ गए? अब यहां पर मैंने तो यही सीखा है कि भैया लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन ये होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, खत्म। इसका मतलब लॉन्गेस्ट ये नहीं है। अब अगर लॉन्गेस्ट ये नहीं है तो इससे छोटे साइक्लिक कॉन्जुगेशन पे चले जाओ, इससे छोटा साइक्लिक कॉन्जुगेशन यही दिखता है। समझ आ रहा है? तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक। क्लियर है? समझ गए?
क्वेश्चन नंबर बाद में लिखना 41 देखो आप, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन तो यही माना जाएगा, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आया? समझ गए? ये वाला और ये क्वेश्चन ये बहुत शानदार है, समझ में आया ना? ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं सीखने के लिए। सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन लूप देखा जाता है, ये बात समझने वाली है, सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन लूप देखा जाएगा। क्लियर है क्या कहा मैंने? और अगर उतना बड़ा नहीं है तो उससे छोटे पे चले जाओ, जो भी आंसर है। जैसे इसमें मैं छोटे पे चला जाता तो एरोमेटिक बनता, ज्यादा अच्छी बात थी, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन गलत। हमें तो अगर बड़ा आ रहा है तो बड़े के अकॉर्डिंग, यहां छोटे पे क्यों गया? क्योंकि बड़ा था ही नहीं, बड़ा पूरा कॉन्जुगेशन था ही नहीं उसके अंदर, इसलिए छोटे पे चला गया। क्लियर है ये वाली बात? क्वेश्चन नंबर 40 देखो बच्चों, ये 40 जो है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर कभी भी आपको दिखे तो इस डबल बॉन्ड पे फोकस करना, और इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि दोनों रिंग्स खुश हो जाएं। दोनों रिंग्स खुश कैसे होंगी? दोनों एरोमेटिक बन जाएं। दोनों क्या बन जाएं? एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक बन, अच्छा एक पे पॉजिटिव जाएगा और एक पे नेगेटिव जाएगा। समझ गए? ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? लिख लें, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है जो मैंने लास्ट में बताया अभी। नहीं, फिर वो बनेगा ही नहीं, फिर वो डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, फिर वो डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। इसको हम ओवरऑल भी एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना? कल इससे आगे सीखेंगे ये